बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट के बारे में, उसका एनालिसिस के इसके ऑपरेशंस और इस एम्पलीफायर के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, लाइक उसमें उसका गेन, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन में आपका वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। और देन कॉमन एमिटर जो एम्पलीफायर है ये मोस्टली कॉमन क्यों यूज होता है, इसमें ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है, और उसके बाद हम इसका सिग्नल ट्रांजिट सिग्नल रिस्पॉन्स देखेंगे इनपुट साइड की और आउटपुट साइड की एम्पलीफिकेशन का विजुअल फॉर्म में। उसके बाद इसके जो गेन्स हैं, वोल्टेज गेन्स इस एम्पलीफायर का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर इसका क्या रिस्पॉन्स है, और फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपकी 3 dB पर आपका जो इसका रिस्पॉन्स है वो किस टाइप का होगा। और लास्ट इसमें आपको कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे, आपको डीसी सप्लाई चाहिए होगी, आपके फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर, और डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टर्स हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे, कैपेसिटर भी जो कि आपका कपलिंग और एज ए फिल्टर कैपेसिटर के तौर पर यूज होंगे। ट्रांजिस्टर यूज करेंगे वो 2N3904 है। ब्रेड बोर्ड्स एंड कनेक्टिंग वायर्स आपकी रिक्वायर होंगी। सो सबसे पहले थोड़ा सा एम्पलीफिकेशन की बात करें कि एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा सर्किट है कि जो कि आपके वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड, और उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इम्प्रूव होती है, बट जो सिग्नल की शेप है वो एज इट इज रहती है जिस तरह आपने इनपुट पे इसको अप्लाई किया होता है। सो जब ट्रांजिस्टर को आज एज ए आप एम्पलीफायर यूज करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यानी क्यू पॉइंट है वो कहां पर लाई कर है, कि अगर हम सिग्नल इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो वो कितने टाइम्स यानी कि कितने गेन्स के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट मिलेगा। कॉमन मीटर की एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जब आप इसकी इनपुट पे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है वेव फॉर्म, फर्स्ट वाली इनपुट वेव फॉर्म है V1, और जो आउटपुट वेव फॉर्म है आपकी जो कि आपकी लोड के कलेक्टर के क्रॉस थ्रू C2 ली जा रही है कैपेसिटर, वो आपकी इन्वर्टेड आपकी वेव फॉर्म है, यानी कि कॉमन एमिटर आपका फेज को इन्वर्ट भी करता है। इसमें कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। कैपेसिटर नॉर्मली आपका जो एसी एनालिसिस के लिए शॉर्ट सर्किट होते हैं। सो जब आप इसको ट्रांजिस्टर की बेस के साथ या एमिटर के साथ या कलेक्टर के साथ लगाते हैं तो इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कलेक्टर के साथ लगाते हैं तो ये एज ए कपलिंग के तौर पर यूज होता है, और अब जब आप इसको एमिटर के साथ लगाते हैं एज ए बाईपास कैपेसिटर तो ये नॉइस को या एक्स्ट्रा सिग्नल को फिल्टर करके बाईपास करके ग्राउंड कर देता है, जिसकी वजह से आपके आउटपुट सिग्नल पे इफेक्ट नहीं होता, यानी कि नॉइस पैरा और एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट नहीं होता। सो कॉमन एमिटर जो सर्किट है उसकी डिफरेंट पैरामीटर लाइक उसकी बायसिंग के लिए इनपुट साइड पे आप R1 R2 रेजिस्टर यूज करते हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस की कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। एमिटर आपका RE रेजिस्टेंस जो कि आपकी बायसिंग को स्टेबलाइज करने के लिए सर्किट को, और उसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको विद इन एक्टिव रीजन में उसको ऑपरेट करने के लिए। इनपुट कैपेसिटर जो C1 कैपेसिटर है आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उनका सिंपल काम कपलिंग के तौर पर यूज है, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर की एक स्टेज से दूसरी स्टेज के साथ आपने कपल करना है, लाइक अगर किसी भी और सर्किट की आउटपुट है आपने उसको ट्रांजिस्टर की एज ए इनपुट या बेस पे देना है तो C1 आपका ये एज ए इनपुट कैपेसिटर होगा कपलिंग के तौर पर। एमिटर बाईपास कैपेसिटर जो कि आपके एमिटर के साथ पैरेलल में लगा होता है, जिसका काम ये होता है जिसकी रिएक्टेंस बहुत कम होती है जो कि एज ए शॉर्ट सर्किट आपकी यूज है एसी के तौर पर, और जब उस कोई आपका एक्स्ट्रा सिग्नल आता है जो कि आपका अनडिजायर होता है तो वो इस एमिटर के थ्रू आपका बाईपास होकर ग्राउंड हो जाता है। कपलिंग कैपेसिटर जैसे आपको बताया कि 2 स्टेजेस को कपल्स करने के लिए यूज होता है। अगर कलेक्टर के साथ लगा हुआ है तो उसका ये काम है कि कलेक्टर का जो आउटपुट सिग्नल है वो अगले किसी स्टेज या सर्किट को कपल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाया जा रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी और इन बिटवीन पावर के है, और जिसका आप ये रिस्पांस ही शो करता है कि आपकी एक हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की इन बिटवीन जो इसकी यानी कि 3 dB की आपका पावर गेन आपका एम्पलीफाई होता है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस अगर आप लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, इस पे आपके एम्पलीफायर का जो गेन है वो आपका वेरी करता है। सो आप नॉर्मली जो आपको
प्रीवियस आपको इसमें ग्राफ में दिखाया जा रहा है, जिसमें आपका ये एफ एच और एफ एल इन बिटवीन का जो आपका रिस्पांस होता है आपके इन पॉइंट्स का, ये आपका स्टेबल रिस्पांस होता है, जिसमें आपकी एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन मैक्सिमम होती है। उसके बाद आप कॉमन एमिटर का आपने एनालिसिस करना है। जब अगर आप इसके एनालिसिस की बात करेंगे, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एसी एनालिसिस है, तो इसमें आप जितने भी कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो एसी एनालिसिस में आप उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो अगर कोई डीसी सोर्स कहीं पर भी लगी हुई है तो उसको आप जीरो कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि वीसीसी लगी हुई थी, ये वीएस आपकी सप्लाई वोल्टेज है जो कि इनपुट है, जो कि आपका एसी सिग्नल है। तो उसके बाद आप डिफरेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे, जो कि यहाँ पर गिवन है। लाइक अब आपने जब इसका एसी एनालिसिस किया तो R1 और R2 आपके पैरेलल में आ जाते हैं, और RC और RL कलेक्टर रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आपके आपस में पैरेलल में होते हैं। उसके बाद आप जब इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देन आप डिफरेंट इसके डीसी पैरामीटर मेजर करते हैं, जो कि आपको अभी नेक्स्ट टेबल में मेंशन है। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं अभी। इसमें लाइक नेक्स्ट वन, अब ये डीसी एनालिसिस में अब आपने पैरामीटर कौन कौन से फाइंड करने हैं। ये वीसी आपने 12 वोल्ट देनी है, आपने वीबी, वीई और आईसी। आईसी इज इक्वल टू नियरली आई इक्वल ही होता है आईई के, और वीसी फाइंड करने हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने पैरामीटर इसलिए फाइंड करने हैं कि आपने इसकी लोड लाइन ड्रॉ करनी है, आपने इसका क्यू पॉइंट आपने पॉइंट आउट करना है कि ये जो आपका कॉमन मीटर ट्रांजिस्टर है ये डीसी लोड लाइन में एक्टिव रीजन में किस जगह पे लाई कर रहे हैं। सो एक तो आपकी जो कैलकुलेटेड वाली होंगी, जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की होंगी, और दूसरा जो आपने थ्रू इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर आपने वैल्यू मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपने वीएस जो सोर्स सिग्नल अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरेटर से 3.3 किलोहर्ट्ज आपने एडजस्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने साथ इसके अटेन्यूएशन के बटन को प्रेस कर देना है, ताकि आपकी जो एम्पलीट्यूड लेवल है वो आपका मिनिमाइज हो जाए। और देन आपने जो वी इन है वो अप्लाई करनी है अपने। अब उस केस में आपकी जो इनपुट सिग्नल है साइनसॉइडल है, उसकी वैल्यू आपकी 108 मिली वोल्ट पीक टू पीक हो जाएगी। और देन आपने इसी सेटिंग को फिक्स रखना है, और आपने इसको थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने इनपुट पे जब आपने सिग्नल अप्लाई करना है, तो आपने ये देखना है कि उसको ऑसिलोस्कोप पे आपने ऑब्जर्व करना है, और देन आपने एनालिसिस करना है कि आपने जो ऑसिलोस्कोप को साथ अपने ग्राउंड प्रोवाइड करना है, अदरवाइज आपकी वैल्यू ठीक नहीं आएगी। और देन आपने इनपुट साइड और आउटपुट साइड पे आपने 2 चैनल यूज करके आपने ये एनालिसिस करना है कि इसकी एम्पलीफिकेशन हो रही है नहीं हो रही। देन आपने ऑब्जर्वेशन में इसका बीटा देखना है, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, RC की वैल्यू, ये डिफरेंस वैल्यू आपने यहाँ पर जो कि ऑब्जर्व की थी, इनकी वैल्यू यहाँ पर आपने नोट डाउन करनी है। और उसके बाद देन आपने सेम वही जो आपकी सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी आपने वोल्टेज 100 मिली वोल्ट कर देनी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करके 1 किलोहर्ट्ज, पहले 3.3 किलोहर्ट्ज थी, अब 1 किलोहर्ट्ज। यानी ये आपका एक नेक्स्ट टास्क बन जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या क्या आपका वोल्टेज गेन हो जाएगा। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज करके 1 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज कर देना है। और उस केस में आपने अब ये आपने डिफरेंट स्टेप्स करके आपने मल्टीपल वैल्यू नोट डाउन करनी है, और नेक्स्ट जो आपका आगे नेक्स्ट जो टेबल आएगा उसमें आपने वो वैल्यू फिलअप करनी है। और देन आपने इन वैल्यूज के थ्रू आपने प्लॉट डिजाइन करना है फ्रीक्वेंसी रेंजेस का, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के क्रॉस। और उस प्लॉट से ये आपके टेबल है जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी आपने क्या ली थी, मतलब फॉर एग्जांपल पहले अगर आपने 3.3 किलोहर्ट्ज ली है, फिर 1 किलोहर्ट्ज ली है, या अगर 2 किलोहर्ट्ज ले रहे हैं या 1 मेगाहर्ट्ज ले रहे हैं, और उस केस में आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही है। और गेन क्या है आपका, आउटपुट और इनपुट की रेशो। वी आउटपुट वोल्टेज कौन से हैं, जो कि आपके कलेक्टर के क्रॉस हैं। और जो आपका वोल्टेज गेन इन द फॉर्म ऑफ डीबी है, उसका फार्मूला ये है सिंपल। आपको जो वोल्टेज गेन आएगा उसको आप 20 लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा। और इन्हीं के इन बिटवीन आपने वो प्लॉट आपने ड्रॉ कर देने हैं। अब आपने डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, रेजिस्टेंस की मेजर करनी है। उसके लिए आपने सेम उसी सर्किट को आपने प्रैक्टिकली असेंबल करना है। आपने मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी का जो कि आपने फंक्शन जनरेटर से आपने एडजस्ट किया था वो अब आपने 100 मिली वोल्ट पीक टू पीक लेना है, और 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेनी है। आरएम की वैल्यू जो इनपुट की वैल्यू है वो आपने पोटेंशियोमीटर जो आपने लेना है सर्किट में सीरीज में लगा के आपने उसकी वेरिएबल को एडजस्ट करना है। और देन आपने
सी ऑसिलोस्कोप के दो आपने चैनल्स को यूज करके एक इनपुट साइड और आउटपुट साइड में आपने इसका एनालिसिस करना है। ये नीचे आपका सर्किट गिवन है, इसी सर्किट को आपने ड्रॉ करना है, R1 R2 की वैल्यू, और ये जो R4 आपका वेरिएबल लगाएंगे, इस वैल्यूज को आप वेरी करके आप वैल्यू टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने वही आउटपुट सिग्नल आपका वी आउट जो आएगा, आपने वो उसकी वैल्यू को ओरिजिनल को चेक करना है, कैलकुलेट करना है। एक जो आपने कैलकुलेट की भी होगी और दूसरी जो आपने यहाँ से फाइंड की होगी। देन उसके बाद जो आपने आर इन की वैल्यू है वो आप सर्किट से आपने उसको रिमूव कर देना है और बाय यूजिंग डीएमएम उसकी रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है। सर्किट आपने जब भी किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेक करनी है तो आपने उस सर्किट को, उस कंपोनेंट को, उस रजिस्टर को आपने सर्किट से रिमूव करना है। अदरवाइज जो आपकी कंबाइंड सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेगा। और ये रेजिस्टेंस आपकी इनपुट रेजिस्टेंस होगी, यानी इनपुट इंपीडेंस आपकी होगी। क्योंकि अब हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस इनको इंक्लूड करते हैं और वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं इंपीडेंस की। और आउटपुट पे इंपीडेंस आपकी, उसको जी नॉट का नाम दे दिया गया है। देन अगेन आपने पोटेंशियोमीटर आपने अटैच करना है आर नॉट के नाम से, और दोबारा आपने आउटपुट सर्किट लेनी है, सेम वही प्रोसेस दोबारा करना है और आपने इसी तरह सर्किट की आउटपुट इंपीडेंस फाइंड करनी है। जो हमने लास्ट स्टार्ट में बात की थी, सर्किट की इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, वोल्टेज गेन, पावर गेन, अब हम ये चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आपने इनपुट इंपीडेंस जिसको जेड आई का या जेड इन का नाम दे दिया है, जो कि आपने खुद कैलकुलेट करनी है और आपने जो सर्किट से आपने फाइंड आउट किया वो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जेड इन की और जेड आउट की। अब आपने ये जो सर्किट एम्पलीफायर का था जो आपने पढ़ा, अब आपने इसको एम्पलीफायर को खुद डिजाइन करना है और उसकी क्या स्पेक्स हैं जो कि मेंशन है यहाँ पर, कि जिसका वोल्टेज गेन आपका विद इन रेंज ऑफ 50 हो और जो आप जिसकी इनपुट जो आप अप्लाई करें वो आपकी 40 मिली वोल्ट हो, और जो आपकी सप्लाई वोल्टेज हैं वो आपके अवेलेबल सप्लाई वोल्टेज वो 10 वोल्ट्स हैं। ट्रांजिस्टर जी कौन से यूज करने हैं आपने 2N3904, और कलेक्टर ICQ यानी कलेक्टर जो करंट है इन द रेंज ऑफ क्यू पॉइंट वो आपका 1 मिली एम्पेयर है, और जो RL की वैल्यू है वो आपकी 10 किलो यूज कर रहे हैं। तो ये आपको वैल्यूज गिवन है। बाकी आपने प्रीवियस फार्मूले जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं उससे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन अब ये जो आपकी फिगर है उसमें ये वैल्यू आपने जो आपको मेंशन है वो आपने इसमें पुट कर दिए सर्किट में। IC आपका 1 मिली एम्पेयर है। इस तरह अब आपके ट्रांजिस्टर के जो H पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं, वो आपने फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको रिक्वायर आउटपुट जो उसकी चाहिए V आउट पीक टू पीक। सो V आउट का जो फार्मूला है V यानी कि आपका ट्रांजिस्टर का जो, अगर हम गेन की बात करें वोल्टेज गेन की, तो V आउट और V इन की रेशियो है। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हमने V आउट फाइंड करना हो गेन इंटू X, अब V इन आपकी यहां पर कितनी थी, अगर ऊपर सर्किट में देखें आपकी 50 मिली वोल्ट्स है और आपका 40 मिली वोल्ट्स है, और ट्रांजिस्टर का गेन आपका 50 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी V इनपुट आ जाएगी। इस तरह V आउट अगर पीक टू पीक उसको फाइंड करना है तो 2 वोल्ट को पीक टू पीक में V आउट को मल्टीप्लाई किया आपने और आपका 5.66 वोल्ट आ गया। V आउट पीक टू पीक का फार्मूला A इंटू एक्स, ए आपका जो है वो गेन है आपका। इसके बाद आपने जो VCQ आपके जो सैचुरेशन पॉइंट है इस पे वो VCE और Q आपका एट द वो क्यूसेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो क्या होगी जो आपकी पीक टू पीक वोल्टेज है डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपकी 2.83 वोल्ट आ जाएगी। इसको आप V आउट को आप डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक अभी आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी VCQ सैचुरेशन वोल्टेज है वो आपकी 2.83 है, जो कि आपकी VCC के हाफ है, VCC के हाफ है। सो आपकी जो VCQ है वो आपकी 5 वोल्ट है, और ICQ आपका 1 मिली एम्पेयर है। जैसे कि ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं 2N3904 है, तो उसका HFE यानी कि इसका बीटा जो है इन AC एनालिसिस वो 70 है जो हम यूज करेंगे, और वहां से हम I फाइंड कर लेंगे, जिसका फार्मूला I इज इक्वल टू IC इंटू 1 प्लस 1 ओवर बीटा। तो यहां से आप I फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने V फाइंड करना है जो कि आपका 10% ऑफ VCC होता है, तो यहां से आप
ये वी फाइंड कर लेंगे जो कि आपका 1 वोल्ट आ रहा है। इस तरह अगर आपने आर ई फाइंड करना है, आर ई का फार्मूला ये है, इसकी वैल्यू राउंड बोर्ड की आती है, तो और जो प्रैक्टिकली आपको जो गिवन है आप ये यूज कर सकते हैं। सेम आर ई की वैल्यू 910 ओम होगी और वहां से आप V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वहां से आप V फाइंड कर लेंगे। VRC वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर, VRC इज इक्वल टू VCC माइनस VCQ प्लस V, ये आपका H पैरामीटर जो आपके एसी एनालिसिस है उसका ये एक डिराइव फार्मूला है। वहां से आप VRC फाइंड कर लेंगे। RC इज इक्वल टू VRC ओवर IC, वहां से आप कलेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 के है लेकिन आप स्टैंडर्ड यूज कर लेंगे 3.9 के। देन उसके बाद आपने ये जो फार्मूले हैं VB इज इक्वल टू VB माइनस V, आपकी VB आपके 0.7 वोल्ट है, V आपने फाइंड कर ली है 920 मिली वोल्ट, तो वहां से आप VB फाइंड कर लेंगे। IB इज इक्वल टू IC और बीटा, IC आपको पता था, अब वहां से आपने IB फाइंड कर लिया। और I2 जो है आपका वो 10 टाइम्स IB है जो आपके रेजिस्टेंस R2 में से फ्लो कर रहा है जो कि बेस से अटैच होता है, उसका फार्मूला ये है, डेराइव फार्मूला है। तो आपने R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। R2 इज इक्वल टू VB बाय I2, ये अब आपका वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है, उसकी ये डेरिवेशंस हैं जो कि आपने R2 I2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद आपके ये सारी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं जो कि आपने थ्योरेटिकली फाइंड करने हैं और इन्हीं वैल्यूज को आपने थ्रू प्रैक्टिकली आपने वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई। अब आपने रेजिस्टेंस जो आपने कलेक्टर रेजिस्टेंस एसी एनालिसिस में RC और RL है, एमिटर रेजिस्टेंस, ये दोनों गेन के फार्मूले हैं, ये एच पैरामीटर्स के। वोल्टेज आपका गेन इन द फॉर्म ऑफ इन एसी एनालिसिस RC और RE, ये आपकी कलेक्टर रेजिस्टेंस और एमिटर रेजिस्टेंस इन एच पैरामीटर जो आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं, वहां से आप वोल्टेज ये निकलेगा। तो ये वो चीजें थी जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी, जिसमें आपका RC RE वोल्टेज गेन, पावर गेन आपने फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद ये जो इक्वेशंस आप गिवन है कि RE और RC जो है ये आपके एच पैरामीटर्स हैं। जब आप इसका एसी एनालिसिस करते हैं तो उस केस में आप इन पैरामीटर्स को यूज करते हैं। जब आप इसका एसी एनालिसिस करते हैं, जो ये बार हमने यहाँ पर ये वाला एसी एनालिसिस किया था हमने, तो यहां से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।